हेलो गाइस। आज मैं हिंदी के लिए जो वर्णमाला का प्रोसेस है, पूरा वर्णमाला एक कंप्लीट सीरीज के साथ लेकर आया हूँ। ये 2021 बीएड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एक्सरसाइज भी इसमें हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे और इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दे रखा है वर्ण तालिका। तो वर्ण तालिका क्या होती है? तो दे रखे वर्ण तालिका को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्वर में, दूसरा व्यंजन में। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। ठीक है। इसी प्रकार जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है, कहते हैं का वर्ग और पा वर्ग तथा ड और ड़ दोनों को मिलाकर टोटल जो संख्या होती है स्पर्शी वर्गों की संख्या, स्पर्श कहें स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 27 होती है। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे स और है, ये 4 होते हैं। आगत बोले तो ये जय और फै, जिनके ऊपर जो पहले बिंदी लगा होता है ना, डॉट, उसको बोलते हैं, उनको आगत स्वर बोलते हैं। जो पहले नीचे जैसे फै और फै से पहले इस तरीके से जो बना होता है, यहाँ पर अगर बिंदी लगा हुआ है इस तरीके से तो ये कहलाएगा जय। ठीक है। तो ये हमारा आगत स्वर कहलाएंगे। ऐसी संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो संख्या होती है वो होती है 4, 6, 3, 11 और श्रय। ठीक है। तो आगे देखें, यहाँ पर सब लिखा हुआ भी है। तो टोटल हमारे जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। वैसे देखा जाए ड वर्ग को छोड़कर अगर किया जाए तो, अगर दो वो नहीं लगाया जाए, अगर टोटल स्वरों की संख्या की बात की जाए तो हमारी 11 होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 41 होती है। और टोटल वर्णों की बात की जाए तो कितनी होती है? 52 होती है। अगला हिंदी वर्णमाला के पुनर्विलोकन की कह रहे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद पढ़ने अच्छे से बारीकी से। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जिन्हें किन्हीं वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता, उनमें वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे हमारे आप जानते हैं स्वरों की संख्या जो 11 जो होती है उनमें वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। अभी बताया था ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4 होती है। ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे देखें, कह रहे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं आ, ई, ऊ, ऋ। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, ऋ, ये भी यही होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या बड़ा, बड़ाई, बड़े, ऊ, ए, औ। ठीक है। मूल दीर्घ इनकी संख्या 4 होती है। अच्छा, संयुक्त स्वर पढ़ लें। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए और औ, ये 4 होते हैं। आगत स्वर इस पे वो चंद्र लगा होता है, चंदा बना होता है, लेकिन बिंदी नहीं होती, चंद्र बिंदु नहीं बोलेंगे, सिर्फ चंदा लगा होता है, उसको आगत स्वर कहते हैं। अग्र स्वर ई, ए और आए। ठीक है। मध्य स्वर ए होता है। पश्च स्वर हमारे ये सभी वर्ण होते हैं, पढ़ सकते हैं इनको एक बार। और संवृत स्वर, आगे देखें, अर्ध संवृत ई और उ, विवृत स्रत आ, ए और ओ। अर्ध विवृत जो वृत्ताकार, मतलब मुंह को बोलते हुए पढ़ा जाता है, मुंह को वृत्ताकार आकार बनता है, ओठों पे जो बनता है वृत्त सा बनता है, अ, ए, ओ, इस तरीके। ठीक है। अर्ध विवृत होता है। ऐसे कुल व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 41 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 41। मूल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। क्या संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन 6 किस किस से मिलकर बना होता है? कै और सै। कै पे जो नीचे हलंत सा दिख रहा है आपको, ये आधा का है। ठीक है। और सै दोनों को मिला के क्या बनता है? 6 बनता है। ऐसे त्रय और रै से मिला के त्रय बनता है। ज्ञ जो बनता है, गे जो बनता है जय और रै से, और सरा जो बनता है स और रे से। का वर्ग ध्वनियाँ हमारी आप जी जानते हैं ये होती हैं। ठीक है। और चा वर्ग की ध्वनियाँ ये होती हैं। इसी तरीके से वर्ण विचार पे बात करेंगे तो वर्ण विचार क्या होते हैं हमारे? ये स्वरों की संख्या दे रखी है टोटल 11। अनुस्वर जो कहते हैं, जो छोटा अंग बोलते हैं ना, अंग, उसको
अनुनासिक ये आप चंद्र बिंदु जो लगा होता है उसको, और विसर्ग बोलते हैं जैसे आपने देखा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ांग जिसे कहते हैं, ठीक है। आगत ध्वनि कौन सी होती है? अर्धचंद्र। या नुक्ता किसे कहते हैं? डॉट लगा होता है। नुक्ता जैसे किसी, अगर मैंने यहाँ ना लिखा हो, यहाँ डॉट लगा दी तो ये नुक्ता कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से का व्यंजन, का वर्ग, का खा गा डे च वर्ग के, ठीक है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तय वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? ये टय वर्ग दे रखा है, तय वर्ग दे रखा है, पय वर्ग। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यार अलावा ये हमने पहले भी देख लिया है। संयुक्त व्यंजन भी पढ़ लिया है, अर्धस्वर। अच्छा, लुंठित व्यंजन जो होता है उसको बोलते हैं रय। पार्श्व व्यंजन को बोलते हैं लय। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिनको संघर्ष मतलब एक ऐसे एक प्रकार का घर्षण सा जो होता है बोलते समय, उसको बोलते हैं सय, सय और सह। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होता है? डय और डय। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण, फ स और स को लगा के, ठीक है। अगला सीरीज देखें, सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ड ड ड ड़ ड़ ज ए र ल व और है, ये सभी सघोष स्वर हैं। अल्पप्राण व्यंजन, थोड़ा यहाँ मुझे लग रहा है स्पष्ट दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक व्यंजन में प्रथम, द्वितीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या अलावा, और महाप्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और तृतीय वर्ण तथा ऊष्म वर्ण स और है, ठीक है। नासिक व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? नाक के द्वारा, ऐसा लगता है कि नाक के द्वारा हवा निकल रही है, मतलब हवा जो नाक से निकल रही है उस समय, तो ये वर्ण कहलाते हैं हमारे नासिक। कंठ वर्ण अ क ख ग और है, ठीक है। आगे देखेंगे तालब व्यंजन जो होते हैं, जो तालब से बोले जाते हैं। तालब मतलब कहीं ना कहीं जीभ तालु पे जाके टच होती है, तो च, छ, ज, झ, हो, स, ये, ठीक है। मूर्धन व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो ये मूर्धन व्यंजन होते हैं हमारे दंत व्यंजन, ठीक है। दांतों पे, दांतों से जीभ स्पर्श होती है, जीभ स्पर्श होती है। ओष्ठ व्यंजन, यहाँ ओष्ठ मिलते हैं, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। दंतोष्ठ व्यंजन व। अयोग स्वर, अयोगवाह या अनुस्वार, जब बिंदी लगा के इस तरीके से, इसको बोलता है अयोगवाह, ठीक है। इस तरीके विसर्ग, जहाँ विसर्गे लगी होती है, जैसे बड़ांग में आती है इस पर सहित, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे इन्हीं चीज़ों को दोबारा से लिखा गया है, तो ये आपको मैंने पहले बता ही दिया है, ये टेबल भी वही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ उनका अनुस्वार अनुनासिक वर्डों के बारे में डिटेल से दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें दे रखी हैं, थोड़ा सा अनुनासिक, निरुनासिक और विसर्गों के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो इसको भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना। अगला देखेंगे, यहाँ पर स्वध्वनियों का सामान्य परिचय दे रखा है। जीभ के भाग के आधार पर बोलने वाले संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, अर्धवृत, विवृत स्वर, विवृत स्वर और स्वरों की संख्या दे रखी है, ठीक है। अगला देखेंगे, स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान दिया गया है, किस किस को कहाँ से बोला गया। वर्ण का नाम कंठ है, कंठ गले से बोला जाता है। तालु की छत का पिछला भाग है, उसको तालब कहते हैं। और मूर्धन, मुंह के भीतर का छत का अगला भाग, उसको मूर्धन कहते हैं। दांतों के ऊपरी निकट से, उसको दंते कहते हैं। ओष्ठ, दोनों ओठों से मिल रहा हो उसे ओष्ठ कहते हैं। वत्स, दांतों के पीछे कठोर हिस्सा वत्सर कहलाता है। दांत निचले ओठ तथा ऊपरी दांतों से दंतोष्ठ कहलाता है। और स्वर तंत्र से मिल रहा हो तो उसे स्वतंत्र ये कहा जाता है, जैसे है, इनको ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे एक बार। ये भी सेम उसी के बारे में, सघोष और घोष के बारे में दिया गया है, तो इसको एक बार टेबल को अच्छे से रीड कर लेना आप लोग, तो आगे की जब हम सीरीज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा पढ़ लें। ब्राह्म का अर्थ क्या होता है, ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं एक बार। ब्राह्म चिन्ह, तो ब्राह्म का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी ब्राह्म की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान के ध्यान के रखते हुए भाषा में ब्राह्मों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद, याद रखना, नाम याद रखना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी में लिया हुआ है, ठीक है। किस भाषा में लिया है? अंग्रेजी में लिया है। ध्यान से सुनना, वे ब्राह्म को छोड़कर से सभी ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। अगला देखेंगे,
अच्छा, विराम का अर्थ क्या है? ठहराव। विराम का अर्थ आप याद रखेंगे क्या होता है? ठहराव होता है। देखिए, विराम का अर्थ ठहराव है। श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। ये याद रखेंगे। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है ना। अल्पविराम का चिन्ह आप जानते होंगे कि इस तरीके से अल्पविराम लगता है। अर्धविराम के चिन्ह की बात करें तो पॉइंट और इस तरीके से पॉइंट नीचे को लगा दें हल्का सा कॉमा, तो उसे कहते हैं अर्धविराम। हंसपद किस विराम का नाम है? तो त्रुटि विराम का नाम है, याद रखेंगे। इसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उपविराम चिन्ह है, ये कहलाते हैं, जो हमने अधिकतर आपने लगे हुए देखे होंगे, इसको उपविराम कहा जाता है। किस विराम चिन्ह का उपयोग सर्वाधिक होता है? इस तो अल्प विराम का। इनका उपयोग क्यों किया जाता है ये भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहें आप वीडियो में, मैं आगे जरूर बताऊंगा आपको कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। और अगला देखें, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए विराम चिन्ह। संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए विराम चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से जीरो जो बना देते हैं उसको संक्षिप्त रूप में विराम चिन्ह कहा जाता है। कह रहे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए तथा रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो बराबर का इस तरीके से। और लोप निर्देश जो कहा जाता है उसको क्या कहता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो, ठीक है। इसी तरीके से विराम चिन्हों के भेद दे रखे हैं। तो कामता प्रसाद जी के अनुसार कितने बताए गए विराम चिन्ह? 20 बताए गए हैं। तो इस सभी विराम चिन्हों को बताया गया है, तो आप एक बार इन चिन्हों को पढ़ लेंगे। लाघव चिन्ह कहा जाता है इसको, ठीक है। और लोप चिन्ह इस तरीके से, फिर इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है? लोप चिन्ह कहा जाता है। तो इसको भी एक बार पढ़ लेंगे पूरी सीरीज को। पादप चिन्ह को डैश से लगाया जाता है। दीर्घ उच्चारण को इस तरीके से, ठीक है। पादप पाद बिंदु जो कहता है वो इस तरीके से होता है। हंसपद याद रखेंगे। हंसपद इस तरीके, जो कैप बनती है ना उसको हंसपद बोलते हैं। टीका सूचक, ये टीका सूचक किस चिन्ह है? और ये तुल्यता। तुल्यता मतलब बराबर। तुल्यता का मीन्स ही बराबर होता है, ठीक है, बराबर इसको बोलेंगे। समाप्ति सूचक इस तरीके से जो दे रखा है इसको समाप्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी सीरीज आप याद रखेंगे। अब अच्छे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? कह रखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सा? वर्ण। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को, ठीक है। कह रहा है अगला पॉइंट देखेंगे, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो अभी हमने कंठ ध्वनियाँ लिखी भी थी पीछे, अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो यहाँ से बिल्कुल आंसर ठीक आंसर देंगे। तो क और ख ये हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अगला, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर पूछा है, मूर्धन व्यंजन की बात कर रहा है, तो ये हमारा मूर्धन व्यंजन हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, निम्न में से, कह रहे निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इनमें पूछा है तो क और ग ये हमारे अल्प प्राण वर्ण हैं। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओ जो बोलते हैं इसे नासिक बोलते हैं। इसको बोलते समय अधिकतर जो सांस जो निकलती है वो नाक के द्वारा बाहर निकलती है, ठीक है। अगला देखेंगे, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसको हमने ये भी कह रखा है, कंठ तालव के वर्ण जो हैं वो ए और ए वर्ण कंठ तालव कहलाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में आयोग वह वर्ण कौन से हैं? कह रहे हिंदी वर्णमाला में आयोग वह, तो आयोग वह वर्ण हमने अभी पढ़े भी थे। कौन से थे? एंग और एंग, मतलब अंग और वर्ण जिसे बोलते हैं, ठीक है, अंग और जो भी बोलते हैं आप। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन से याद रखेंगे, द्वितीय व्यंजन पूछ रहा है तो कहेंगे दिल्ली, इलाहाबाद, उत्सव, पुणे, तो
क्या कहेंगे, दिल्ली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहे से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्ष, ये ऐसा लगता है इनको घर्षण करते हुए निकल रहा है, ठीक है, तो इनको संघर्षी वर्ण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, एक सेकेंड, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ऊपर रह गया था, इसको भी देख लें। निम्नांकित में से बताइए कि निम्न विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें बताएंगे कौन सी होती हैं। तो ख और ग ये विकसित, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ठीक है, ऑप्शन से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो मैं जो है हमारा सबसे मतलब घोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क ख जय फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो अरबी फारसी की लैंग्वेज में आपको बता दूं, लैंग्वेज भी दी रखी है, तो ये लैंग्वेज में कल की वीडियो में आपको दूंगा कि किस लैंग्वेज में कौन सी भाषा है, कौन से अक्षर आते हैं, किस भाषा में कौन से अक्षर आते हैं। तो इसके लिए आपको लिए मैं कल की वीडियो में आपको इस सारी भाषाओं के बारे में बताऊंगा कि किस भाषाओं से कौन से अक्षर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका आंसर 52 हो जाएगा। मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। कहते 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। देखो अभी हमने पढ़ा भी था पीछे, तो 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसको स और क से मिलकर बनाया गया था, ठीक है, क और स से मिलकर बनाया गया था, ऐसे कह सकते हैं। अब कहना हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क्या करें, 6 वर्ण, सॉरी, हिंदी शब्द में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 6 वर्ण का याद रखेंगे हमेशा क के बाद आता है। अब क के बाद व्यक्ति क्या करता है कि उन्हें क के बाद तो खा 6 आता है, नहीं, क के बाद मतलब क के बाद 6 आता है, ये वाला 6 मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शंस बताएं। तो जय और ओए से मिलकर बना है। संयोग वर्ण का अक्षर अभी पीछे बताया था। अघोष वर्ण कौन सा है, 19 का ऑप्शंस बताएंगे। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सी, मतलब सॉरी सा, डी ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन देखें, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कह रहा है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। एक बार मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक, कह रहा इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत दृष्टि अभी हमने बताया था पीछे, आपको याद होगा। तो हमारा ट बोलते समय हमारा दांतों का स्पर्श नहीं होता है, तो ये कौन सा कहलाएगा, दंत नहीं है। तो दंत नहीं है कौन सा है, ट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवाय, अकारांत या अंतस्थ। उम्मीद है कि आप अच्छे से जवाब देंगे। तो इसको बोलते हैं अकारांत। क्या बोलते हैं, अकारांत। अगर देखें 6 वर्ण किसके योग से बना है, 24 का बताएंगे। तो क और स, देखो अभी भी बताया था, ऊपर भी क्वेश्चन दिया था ये। अगला देखें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुछ संख्या पूछ रहा है, आपको पता होगा बिल्कुल, अभी नीचे पीछे हमने पढ़ा था, कौन सा होगा, स्वरों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो 11 मत दे देना यहाँ पर कि 11 को स्वरों की संख्या 11 है, नहीं, 2 वर्ड और होते हैं जिनको हम कहेंगे, उनको ऐड कर लिया था, मैं अभी बताऊंगा वो कौन से 2 वर्ड हैं जिनको उसको ऐड कर दिया था, और 13 होते हैं, ठीक है। तो इसमें 23 का डी होगा, 25 का डी ऑप्शन होगा, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। 26 से कौन होगा, वो ये स्वर नहीं है, ठीक है, बाकी हमारे सभी स्वर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। बताओ ट वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आता है। देखिए बताएंगे, तो इसमें ट वर्ग के अंतर्गत
घ नहीं आता है, ठीक है, ये ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, अब ये बताएं। तो इसमें ऑप्शन मुझे लग रहा है आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन देंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका 33, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है, पश्य स्वर कौन सा है, तो आ हमारा जो है वो पश्य स्वर है। ये हमने सभी आप पीछे डिटेल में पढ़ेंगे ना, थ्योरी में पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा, एक बार उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में कौन सा अयोग बहा है, अयोग बहा शब्द पूछा है कौन सा है, बताओ। विसर्ग है, संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, बताएं। तो इसका विसर्ग जो हो जाएगा वो अयोग बहा कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 क्या दिया है, 6 ध्वनियों का, क्या है, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है, बताओ कौन सा स्थान है। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान तो हमारा कौन सा गला, 6 को बोलते तालब, ये कौन सा है, तालब। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, 32 का, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो स नहीं है, देखो बाकी ये सभी संयुक्त व्यंजन है, तालब व्यंजन है। इसमें बताना तालब व्यंजन कौन सा है, तो देखो अभी हमने ऊपर तालब व्यंजन पढ़ा भी था, और ये बताएं कौन से ऑप्शंस में आ रहा है। तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए बिल्कुल। 6 बार देखो अभी ऊपर भी आया था, उसमें तालब आया था, उसमें तालब व्यंजन पूछा, और 6 इसी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। तो देखते ही बता दोगे आप इसका कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। फिलहाल आपको पता भी होना चाहिए तालब व्यंजन कौन से, पीछे हमने लिखे हुए भी हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर, सीरीज की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो बताएं कौन से वर्ग के व्यंजन हैं। 34 जल्दी से ऑप्शन दें, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अंतस्थ, बिल्कुल। 35 का अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध बताएं किससे होता है। अनुनासिक का संबंध जो होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 30। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताएं अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर कौन से कहलाते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर में 13 नहीं दिया है, कहीं पर देखो 9, 8, 14 दिया है, तो यहाँ पर कितने लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।